वसीयत पार्ट 1। सुमित्रा और राम अपने छोटे से जॉइंट फैमिली के साथ रह रहे थे, जिसमें उसका बड़ा बेटा रवि, बहू सपना, पोता नितिन और छोटा बेटा अभिषेक थे। वैसे तो राम अब भी अपनी खुद की दुकान चला रहा था, पर सुमित्रा का बड़ा बेटा हमेशा यही दावा करता कि घर की पूरी जिम्मेदारी मानो जैसे उसी के कंधे पर है। ऐसे ही एक दिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी राम मजाक में अपने बेटे बहू से कहता है, अरे आज भी सादा दाल चावल। लगता है बहू रानी मुझे दाल चावल खिला खिला कर मेरा शुगर ही बढ़ा देगी। पिताजी आपका क्या शुगर बढ़ेगा? शुगर तो उनका बढ़ेगा घर की चिंता में। अब अकेले ये घर को संभाल रहे हैं, ऊपर से इनकी सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं कि इतना बड़ा परिवार संभाल सके। और आपकी दुकान से आते ही कितने पैसे हैं? जो भी पैसे आते हैं वो आपकी और माँ जी की दवाई में चले जाते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा खाने का शौक चढ़ा है तो घर में राशन भरवा कर रखा करो। अरे बहू तो बेकार में ही नाराज हो रही है। तेरे पिताजी तो बस मजाक कर रहे थे। माँ तुम भी तो बेमतलब में समझाने बुझाने पर बैठ गई हो। अब पिताजी बात ही ऐसी करते हैं कि किसी को भी गुस्सा आ जाए। और वैसे भी सपना ने गलत ही क्या कहा है। अरे मुझे बहू की बात बुरी नहीं लगी। तुम सब बेकार ही बातों को बढ़ा रहे हो। और सुमित्रा, हमारे बेटे बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। घर की सारी जिम्मेदारी रवि के ही तो ऊपर है। उसका भी छोटा सा बेटा है जिसे स्कूल जाना होता है। उसकी पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा। अभिषेक तो अभी भी पढ़ाई कर रहा है। वो तो कभी दुकान पर भी नहीं जा पाता। बेचारा रवि ही तो अपना काम छोड़कर दुकान संभालता है। राम अपने बहू बेटों की बातों को इग्नोर कर देता है और उन्हीं को बढ़ावा देता है ताकि घर में शांति बनी रहे। समय यूं ही गुजरता है और समय के साथ सपना रवि के और भी ज़्यादा कान भरने लगती है। देखो जी, अब बहुत भोले हो और इस समय में भोले इंसान को बेवकूफ़ कहा जाता है। अरे भाग्यवान, अब क्या हो गया? अब क्यों लेक्चर दे रही हो? अब तो मैं तुम्हारा ही साथ दे रहा हूँ ना। अरे मूर्ख आदमी, अगर मैं तुम्हें लेक्चर ना दूँ तो और क्या करूँ? कुछ दिनों में तुम्हारी भाई की पढ़ाई खत्म हो जाएगी, फिर शादी ब्याह करके बैठ जाएगा और घर में हिस्सा मांगने लगेगा। बचपन से इस घर को आपने संभाला, आपने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ी और माँ बाप की मदद करने के लिए काम में लग गए। सपना, उस समय हमारे घर की स्थिति बिगड़ गई थी, इसलिए करना पड़ा काम। पर अब देखो दुकान कितनी अच्छी चल रही है। घर का आधा खर्चा तो दुकान से ही चलता है। मेरी सैलरी तो सेविंग में ही जाती है। गलती से भी किसी को पता ना चले कि आपकी सैलरी पूरी सेविंग में जाती है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, अभिषेक की पढ़ाई खत्म होने से पहले सारी ज़मीन और जायदाद, यहाँ तक कि दुकान भी माँ जी और पिताजी को बहला फुसलाकर अपने नाम करवा लो और ये 20-25 हज़ार की नौकरी छोड़कर दुकान पर बैठ जाओ। तुम सही कह रही हो। जितना मैं ऑफिस में बैठकर कमाता हूँ उससे 2 गुना मैं दुकान से कमा सकता हूँ। अगर पिताजी घर में बैठ जाए तो ये दुकान तो हमारी हो जाएगी। सपना और रवि दुकान को हथियाने की सोच लेते हैं और धीरे धीरे अपने माँ बाप की झूठी सेवा करते हैं। अरे पिताजी, आपका शुगर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आपको दुकान पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी नौकरी छोड़ रहा हूँ। अब से मैं ही दुकान संभाल लूँगा। घर भी मेरे ऊपर है, दुकान भी मैं संभाल लूँगा। आखिर मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, घर की जिम्मेदारी तो मुझे ही संभालनी है। अरे बेटा, काम छोड़कर मैं घर में क्या करूँगा? अभी मेरे हाथ पैर सलामत है। क्या पिताजी, आपको तो खुश होना चाहिए। इस ज़माने में भी आपको राम जैसा बेटा मिला और आप एक ही नखरे दिखा रहे हैं। आप बस आराम से घर में रहिए, रवि है ना सब संभालने के लिए। अरे मान भी जाओ ना, आप ही के तो बेटे बहू हैं। आपका बुरा थोड़ी ना चाहेंगे, हमारी भलाई के लिए तो कह रहे हैं। सुमित्रा और राम अपने बेटे बहू की बातों में आ जाते हैं और अब घर में वही होता है जो रवि और सपना चाहते हैं। समय यूं ही गुजरता है और धीरे धीरे समय के साथ साथ बड़ी ही चालाकी से रवि और सपना सारी प्रॉपर्टी और दुकान सब अपने नाम करवा लेते हैं। पिताजी, कुछ दिनों से दुकान सही नहीं चल रही। मैं सोच रहा था कि दुकान रजिस्टर करवा लूँ। अगर ITR और जस्टिफाई करूँगा तो शायद हमारी कंपनी का नाम बढ़ जाए। और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरी बड़ी कंपनियों से भी हाथ मिलाया जा सके, ताकि कंपनियों के माल हमारे ही दुकान से जा सके। क्योंकि दुकान आपके नाम है, इसलिए कुछ कागजात पर आपके साइन चाहिए। अरे बेटा, सब कुछ तो तूने संभाला है, सब कुछ तू ही तो कर रहा है।
मैं तो कहता हूँ मेरी दुकान ही तू रख ले, क्यों बार बार मेरे पास लेकर आ जाता है? बता किस जगह साइन करना है? तुझ पे तो आँख बंद करके विश्वास करता हूँ मैं। और राम आंख बंद करके अपने बेटे पर विश्वास करता है। रवि अपने माँ बाप से उन्हीं का घर और ज़मीन छीन लेता है। समय यूं ही गुजरता है और अभिषेक की पढ़ाई पूरी हो जाती है। देखते ही देखते अभिषेक की एक छोटी सी नौकरी भी लग जाती है और अभिषेक की नौकरी लगने के बाद सुमित्रा अपने छोटे बेटे के हाथ पीले करने की सोचती है। सपना बहू, अब तो तेरा देवर भी काम करने लगा है। मैं सोच रही थी कि तेरे लिए देवरानी ले आऊं। तेरी नज़र में है कोई लड़की? माँ जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही कहने वाली थी। और मेरा तो मानना यह है कि देवर जी की जितनी जल्दी शादी होगी वो उतनी जल्दी समझदार होंगे। आखिर कब तक नितिन के पापा ही घर चलाते रहें? सपना भी चाहती थी कि उसके देवर की जल्दी से शादी हो जाए ताकि वो अपने देवर देवरानी को इस घर से निकाल सके, क्योंकि अब तक अभिषेक की शादी नहीं हुई थी, इसलिए ना चाहते हुए भी सपना अपने देवर को झेल रही थी। बहुत जल्द अभिषेक की शादी हो जाती है और शादी होते ही सपना हर चीज़ पर सिर्फ अपना अधिकार जमाती है और अपनी देवरानी को हर समय ये एहसास कराती कि उसका पति कितना निकम्मा है। ऐसे ही एक दिन नेहा का कचौरी खाने का दिल करता है, इसलिए वो घर में सबके लिए कचौरियाँ बनाने लगती है। तभी वहाँ सपना आकर नेहा से कहती है, ये क्या बना रही हो तुम? देख नहीं रही हो कितना बड़ा परिवार है? अरे घर में कुछ महंगी चीज़ बनाने से पहले सोच तो लिया करो। तुम्हारा पति 10-15 हज़ार की नौकरी करता है। 10-15 हज़ार की नौकरी से घर नहीं चलता। कैसे तुम्हारे जेठ जी ने इस घर को संभाल रखा है और इस घर की ज़रूरत को कैसे पूरा करते हैं ये बात सिर्फ वही जानते हैं। दीदी, मैं तो सिर्फ कचौरियाँ बना रही थी और मैंने बाहर की कोई भी महंगी चीज़ नहीं खरीदी। घर में सारा सामान रखा है, उसी में से बना रही हूँ। वैसे भी इस घर में कभी कुछ नहीं बनता, हमेशा सादा खाना ही बनता है। मेरी प्यारी देवरानी, अगर इतना ही कचौड़ी, पिज्ज़ा, बर्गर ऐसा कुछ भी खाने का जी चाहे ना तो अपने पति से कहो कि ज़्यादा पैसे कमाए। जब तुम्हारा पति घर चलाएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि घर कैसे चलता है। सपना नेहा को छोटी सी बात के लिए ताना देकर चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है। समय के साथ सपना के भाव भी बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही एक दिन वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाती है और नेहा अपनी जेठानी से कहती है, दीदी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है। मैं सोच रही थी कि पुरानी वॉशिंग मशीन देकर एक नई वॉशिंग मशीन ले आए। अगर मशीन ख़राब हो गई है नेहा तो हाथ से कपड़े धो लो। तुम्हारा पति तो कुछ कमाता है नहीं। अगर वो कमाता होता तो तुम जाकर मांग लेती, उसी से कुछ पैसे ले आती और वॉशिंग मशीन घर पर अभी हालात ठीक नहीं है। तुम्हारे जेठ जी नया वॉशिंग मशीन लाएंगे लेकिन कुछ दिन के बाद, तो अभी फ़िलहाल तो हाथ से ही कपड़े धो लो। दीदी, आप हर समय ऐसा क्यों दिखाती हैं कि जेठ जी ही सब कुछ करते हैं, अभिषेक जी कुछ नहीं? जबकि अभिषेक अपनी सैलरी का 1 रुपया अपने पास नहीं रखते, सब आपको देते हैं। हमें अगर अपने लिए कुछ भी लेना हो तो हम आपसे पैसे मांगते हैं और फिर भी आप इस तरह की बातें कह रही हैं। नेहा, तुम्हारे पति ने पढ़ाई करी फिर भी अच्छी नौकरी नहीं कर पाया, पर जब तुम्हारा पति मेरे पति की तरह अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर अपने बाप का हाथ बटाता, अपनी नौकरी छोड़कर दुकान पर बैठता और घर की जिम्मेदारी उठाता, तब तुम्हें एहसास होता। इतना बोलकर सपना वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे सपना के ताने इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि नेहा बर्दाश्त नहीं कर पाती और अब घर में लड़ाई होने लगती है। ऐसे ही एक दिन सब साथ में खाना खा रहे थे और इसी बीच सपना अपने देवर को टॉन्ट मारने लगती है। अपनी भाभी के ताने अब अभिषेक और बर्दाश्त नहीं कर पाता।